मंगल तिवारी, वक्त हो गया है न्यूज 18 प्राइम का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की जंग को लेकर सबसे बड़ी जानकारी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर कल मतदान होगा। कई बड़े नेताओं की दांव पर किस्मत है। लखनऊ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं चुनाव। बात अमेठी से करते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। तो इस लिहाज से कई बड़े नेताओं का फैसला, उनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद होने वाला है। और आपको बता दें कि इसे लेकर के चुनाव आयोग की ओर से तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों ने भी लगातार हार्डकोर मेहनत की है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कल 5वें दौर का दंगल होने जा रहा है। कल 5वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के सबसे अहम 5वें चरण में मतदान का वक्त आ चुका है। ये 2024 के मतदान का वो चरण है जहां देश के सबसे बड़े राजनेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। यूपी में राहुल गांधी, बिहार में लालू की बेटी रोहिणी यादव, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महाराष्ट्र में पीयूष गोयल इस महासमर की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण में 695 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हाई प्रोफाइल चेहरों की बात करें तो इस चरण में रायबरेली से राहुल गांधी की किस्मत का फैसला होना है। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी की किस्मत का फैसला करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट के लिए मतदान होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार के सारण से चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह हाजीपुर सीट के लिए भी मतदान होगा, जहां चिराग पासवान लड़ रहे हैं। यूपी के कैसरगंज सीट पर भी सबकी नजर है, क्योंकि यहां से बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई उत्तर संसदीय क्षेत्र की जनता भी मतदान करेगी। यहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। 2019 में इन सीटों पर बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। ये सीट रायबरेली थी, जहां पर सोनिया गांधी ने चुनाव जीता था। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान होने जा रहा है। 2019 में ये सभी सीटें एनडीए ने जीती थी। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां शिवसेना ने 7 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी। तब शिवसेना के 2 फाड़ नहीं हुए थे। झारखंड में 3 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां बीजेपी ने सभी 3 सीटें जीत ली थी। ओडिशा में 5 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां बीजेपी ने 3 और बीजेडी ने 2 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर मतदान होगा। 2019 में यहां बीजेपी ने 3 और टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 60% मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील के रूप में की गई है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कश्मीर में भी वोटिंग के लिए सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी के चाणक्य और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जैसे ही 5वें चरण के लिए प्रचार का दौर खत्म हुआ, मुद्दा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश पर शिफ्ट हो गया है। तो आज फिर से अमित शाह से लेकर के सीएम योगी तक ने विपक्ष के माफिया प्रेम को देश के सामने रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और माफियाओं का चोली दामन का साथ है। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि योगी ने चुन चुनकर माफिया को खत्म कर दिया। आप ये रिपोर्ट देखिए। और योगी जी ने चुन चुन कर गुंडों का सफाया कर कर यूपी को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है देश का भविष्य तय करने का है। ये चुनाव देश को सुरक्षित करने का है। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का है। गरीबी को समाप्त करने का है। और ये चुनाव महान भारत की रचना करने का चुनाव है।
राम भक्त कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी मृत्यु होती है, संवेदना के एक भी शब्द नहीं। और अभी पूर्वांचल का एक दुर्दांत माफिया मरा था, उसके घर मातम मनाने के लिए चले गए। माफिया और समाजवादी पार्टी का चोली दामन का संबंध है, ये अलग हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए हमने भी तय किया है, भगवान राम का प्रणता निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। हमने भी तय किया है उत्तर प्रदेश की धरती से भारत विरोधी, रामद्रोही और ये जो माफिया गरीबों का खून चूसते थे, इनको पूरी तरह हटा करके रहेंगे, पूरी तरह समाप्त करके रहेंगे। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 4 चरण के बाद विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है, तो सीएम योगी भी 400 पार का नारा दोहरा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए चुनावी रैलियों में जोर लगा रहे हैं। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करे। 400 पार की जब आप बात करते हैं तो ये सपा कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है, कहते हैं 400 पार कैसे हो सकता है। हमने कहा इस बार देखना होगा, जरूर होगा। तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है और जनता जनार्दन क्या कहती है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। यानी एक तरफ बीजेपी के चाणक्य तो दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैली और प्रचार के जरिए विपक्ष पर हमलावर हैं और माफिया के साथ विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे इजराइल की कि क्या गाजा में बेहद खूनी संघर्ष की वजह से इजराइल में बगावत शुरू हो गई है। यह खबर इसलिए तहलका मचा रही है क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने पीएम नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी है और कहा है कि अगर गाजा पर इजराइल ने पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश की तो गाजा में हमास फिर से मजबूत हो जाएगा। और इजराइल के रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद से रफा में हमास ने इजरायली सेना पर भयंकर हमला शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कब्र से निकला हमास, रफा में फंसा इजराइल। सात महीने बाद गाजा में अब कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद इजराइल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इजराइल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुका हो, लेकिन हमास में लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। शायद यही वजह है कि रफा में इजराइल के भीषण हमले के बावजूद हमास की लड़ाकू क्षमता में कमी नहीं है। हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि पिछले 10 दिन में रफा में इजरायली सेना ने कितने हमले किए हैं और इसका असर रफा, हमास और फिलिस्तीनी लोगों पर क्या पड़ा है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए। रफा में 10 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजराइल की आईडीएफ ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए।
इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं, जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल के भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन इतने भीषण खूनी हमले करने के बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि रफा में इजरायल फंस गया है और हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ने लगे हैं? طبعا ما قدرناش نتواصل مع गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर उत्तरकाशी में कई यात्री ऐसे पहुंच रहे हैं जिनका या तो पंजीकरण नहीं है या फिर वो अपनी यात्रा के समय से पहले ही पहुंच गए हैं। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अभी भी कई यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पर आ रहे हैं, जिन्हें उत्तरकाशी के बड़कोट पे रोका जा रहा है। वहीं यात्री सड़क के किनारे अपना डेरा डाल रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे यात्री गंगोत्री यमुनोत्री जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे नहीं भेजा जा रहा। इसके साथ कई लोग यात्रा के लिए मिले समय से पहले ही पहुँचने लगे। पुलिस ऐसे यात्रियों को भी आगे जाने से रोक रही है ताकि धामों में व्यवस्था न बिगड़े। हमारा नाम राजेंद्र सूर्यवंशी, हम महाराष्ट्र से पुणे से आए ले। यहाँ पे हमें आगे छोड़ नहीं रहे। किस तरह की परेशानी, क्यों रोक रहे हैं आपको? वो डेट जो है वो बोलते हैं अगले महीने की, और ये रिसीट पे दिखा है ये आज की डेट है। हम नेपाल से आए हैं, विराटनगर शहर से, और यहाँ हम चारों धाम करने के लिए आए हैं। डेट के चलते हम लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पर, और ये हम लोग अभी खर्चा पानी में भी अभी अब समस्या होने जा रही है। बहुत मुश्किल वाला बात है। अब हम लोग चाहते कि किसी तरह हम लोग को ये दर्शन करा दे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, और अब जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमको 16/5/2024 से तो लेके 29/5/2024 तक की डेट दी। तो आज यहाँ आने के बाद मैडम का कहना ऐसा है कि तुम यहाँ आज नहीं आ सकते। वहीं कुछ यात्री सड़क पर ही डेरा डाले हुए हैं और दोनों धामों की यात्रा करने की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस लगातार बिना रजिस्ट्रेशन और समय से पहले यात्रा पर न आने की अपील कर रही है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, और श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड पर क्षेत्र पर स्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की नहीं है कि हम जो है असीमित संख्या में यहाँ पर यात्रियों को भेज दें। इसलिए यहाँ पे जो है सीमित संख्या का नीति निर्धारित की गई है। अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं को भेजा जाना संभव नहीं है। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर कई यात्रियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वहीं सवाल इस बात का भी है कि आखिर जिनका रजिस्ट्रेशन मई लास्ट और जून का है, तो उन्हें हरिद्वार और देहरादून में प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। तो वहीं बिजनौर की निशा ने सनातन धर्म अपना करके हिंदू युवक से शादी कर ली, और बरेली में इस शादी को पूरे विधि विधान के साथ करवाया गया है। बिजनौर के रहने वाले राजेश और निशा एक दूसरे के हो गए। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी। अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए। राजेश ने निशा के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरा। दोनों ने जिंदगी साथ बिताने का संकल्प लिया। शादी के बाद दोनों बेहद खुश हैं, खुशी से झूम रहे ये शादी बिल्कुल अलग तरह की है, क्योंकि निशा मुस्लिम धर्म से आती है और इस वजह से दोनों की शादी में कई बार रुकावटें भी पैदा हुई। दोनों की प्रेम कहानी में कई ट्विस्ट आए। शादी करने का फैसला कर तो लिया था, लेकिन घर वाले शादी के सख्त खिलाफ थे। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और अपने प्यार की मंजिल को पाने की ठानी। शादी के बाद निशा ने अपना नाम राधिका रख लिया है।
शादी के लिए दोनों को बरेली आना पड़ा। दोनों को बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम के बारे में जानकारी मिली। आश्रम के आचार्य से मिलकर अपनी परेशानी बताई। दोनों बालिग थे और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे। दोनों की पहचान 5 साल पहले हुई थी। पहले दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने एक दूसरे का होने का फैसला लिया। इस बीच निशा के घर वालों को इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया। निशा से बात की गई तो उसने कहा कि वो राजेश से शादी करना चाहती है, लेकिन निशा के घर वाले नहीं माने। करीब 2 हफ्ते पहले निशा ने अपना घर छोड़ दिया। दोनों एक जिले से दूसरे जिले भटकते रहे। बाद में बरेली आकर शादी कर ली। अगस्त्य मुनि आश्रम के आचार्य को मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने के लिए कई बार धमकी भी मिल चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि बालिग लड़का और लड़की उनके पास आते हैं, वो किसी को मजबूर नहीं करते। ये लोग जो बालिग हैं, जिन्हें संविधान अधिकार देता है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से अगर किसी धर्म को मानते हैं तो मैं उसमें कैसे रोक सकता हूँ उन्हें। और अपने आप स्वयं धर्म परिवर्तन या घर वापसी कर रहे हैं लोग, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। बस इतना है कि मैं धर्म के अनुसार उन लोगों के जो भी नियम है धर्म के अनुसार उनका शुद्धिकरण कराता हूँ और विवाह आदि संस्कार कराने का मेरा काम है, वो करा देता हूँ। निशा का कहना है कि सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है और वो शुरू से ही सनातन धर्म में विश्वास रखती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।